नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने भारत के इतिहास के तहत उसकी परिभाषा देख ली। इतिहास क्यों पढ़े, हमने कुछ कारण देखे थे और हमने प्राचीन भारत का सिलेबस देख लिया, मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस देख लिया और आधुनिक इतिहास का सिलेबस देख लिया। आज हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं और मध्यकालीन इतिहास में जो गुलाम वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें आपके दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल काल। और इसमें कौन से शासक पढ़ने वो मैंने आपको बता दिए, और इसमें कौन से शासक पढ़ने या कौन से वंश पढ़ने मैंने आपको बताया। तो मध्यकालीन इतिहास की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक आता है इतिहास के स्रोत। कि जो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं हमें उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है या किस आधार पर पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें दो भागों में बांट, जिसमें आपके एक तो हुए पुरातत्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत आपके अभिलेख, शिलालेख, मृदभांड, ताम्रपत्र, इन माध्यमों से इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उस आधार पे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं या किसी शासक के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है वो हम देखते हैं। और एक आता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें इतिहासकारों द्वारा जो पुस्तकें लिखी है उन पुस्तकों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो पढ़ते हैं। जिसमें अरबी में लिखी हुई पुस्तकें है, उसका इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है उन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं। जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे किसी वंश में किसी शासक का, तो हम वहाँ इसका जिक्र कर देंगे कि किस इतिहासकार द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक में किसी वंश के बारे में का जानकारी मिलती है, वो हम पढ़ लेंगे। मुख्यतः जो ये टॉपिक होता है ना, इसमें एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि आपको किसी पुस्तक का नाम देख के पूछ सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखी, या किसी इतिहासकार का नाम देके पूछ सकता है कि इसकी पुस्तक क्या है, या हम इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस पुस्तक में किस वंश के बारे में या किसी शासक के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो मुख्यतः जो इतिहास के स्रोत है, यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। इतिहासकार का नाम देके आपको पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, या पुस्तक का नाम देके इतिहासकार के बारे में पूछ सकता है, या उस पुस्तक में किस वंश या किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे तो जहाँ पे इन पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। और जब हमारा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी एक चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्विज होगी वो मैं आपके सामने ले आऊंगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो गए और भविष्य में क्या उससे प्रश्न बन सकते वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके आता है इतिहास के स्रोत, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपके दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। तो आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश के में हम गुलाम वंश, तो मुख्यतः हम गुलाम वंश के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड, कि किस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है वो पढ़ेंगे, जिससे कि आपको गुलाम वंश बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका सामान्य परिचय देखेंगे, उनका चरित्र देखेंगे, उनके द्वारा किए गए कोई कार्य का निर्माण देखेंगे और उनकी विशेषता देखेंगे। किसी शासक के चरित्र, उसका सामान्य परिचय, कुछ अगर निर्माण कार्य करवाए तो वो निर्माण कार्य देखेंगे, और
विशेषता क्या थी वो कहते वो देखेंगे। फिर अगला, उस वंश में अगर प्रशासन किस प्रकार से संचालन होता था, प्रशासन का किस प्रकार संचालन होता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, कला संस्कृति क्या थी, कला संस्कृति के बारे में देखते हैं। फिर प्रश्नोत्तरी कि उस वंश से संबंधित एग्जाम में प्रीवियस ईयर कैसे प्रश्न आए या भविष्य में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो मुख्यतः हम किसी वंश के बारे में 4 चीजें देखते हैं। उसका बैकग्राउंड क्या था, किस प्रकार उसने वंश की स्थापना की, और जो महत्वपूर्ण शासक हुए उन महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ते, उसका चरित्र क्या था, उसका सामान्य परिचय क्या था, उसका निर्माण कार्य क्या करवाया था, उनकी विशेषता क्या थी। फिर उसका प्रशासक किस प्रकार का था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, कला संस्कृति क्या थी। प्रश्नोत्तरी जो पिछले साल किसी एग्जाम में कैसे प्रश्न आए थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। भविष्य में क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो मुख्यतः हम किसी वंश के बारे में 4 चीजें देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो देखते हैं। पृष्ठभूमि, तो भारत में अरब आक्रमण हो रहे थे, जिसमें पहला मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, फिर गजनवी का हुआ, और फिर मोहम्मद गोरी का हुआ। मोहम्मद गोरी धीरे धीरे क्षेत्र को जीत के भारत की ओर आ रहा था, और उस समय भारत पे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में तरिन का प्रथम युद्ध हुआ था, आपके तरिन है हरियाणा क्षेत्र में। इसमें आपके मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। फिर 1192 में तरिन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हार के कौन से कारण हैं? जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें आपके चैप्टर आता है अरब आक्रमण, और भारत में उस समय थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो मुख्यतः मैं अगर बात करूं कि हार के कौन से कारण थे, 3-4 कारण बताऊं तो आपको, तो आप ले सकते थे। उसमें एकजुटता नहीं थी, एकता नहीं था, और पृथ्वीराज के चौहान के जो पड़ोसी जो राज्य थे उनके का सहयोग नहीं मिल सका। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, उनकी सेना को पीछा नहीं किया, ऐसे बहुत से कारण बताए इतिहासकारों ने। फिर जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हुआ, अभी जो इनके बारे में कुछ मिलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं भाई 1192 में मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है। तो उस समय भारत पे मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, उसके थे गुलाम। गुलाम कौन थे? तो उस समय बात करें तो अगर माता पिता के अगर कोई बेटा होता, अगर माता पिता की स्थिति उस समय की देखे तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो माता पिता अपने बेटे को किसी और व्यक्ति को बेच देते थे, और जिस व्यक्ति ने खरीदा वो उसका गुलाम होता था। तो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, मोहम्मद गोरी ने पैसे देके किसी व्यक्ति से खरीदे थे। तो गुलाम में आपके मुख्यतः 3 गुलाम थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक यारदोस, एक था नासिरुद्दीन कुबाचा, ये 3 गुलाम थे। तो जब मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध जीत जाता है तो इनको अपना प्रशासक नियुक्त करके आगे की ओर बढ़ा, आगे कुछ क्षेत्र जीतने के लिए बढ़ा।
फिर जब 1206 में खोखर जाति के विरुद्ध अभियान में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इनके जो गुलाम थे, जो मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्र पर ये नियुक्त थे और वे अपने आप को शासक घोषित कर लेते। तो क्या हुआ, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोस और कुबाचा। तो मोहम्मद गोरी ने इनको प्रशासक नियुक्त किया। जब 1206 में आपके खोखर जाति के विरुद्ध अभियान किया था और वापस लौटते समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। जो एक इनके प्रशासक थे, उन्होंने अपने आप को वहां प्रशासक घोषित कर दिया और अपने आप को राजा बना दिया। तो उस समय की अगर मैं बात करूं कि इनके कौन से क्षेत्र थे, जैसे भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रशासक था और भारत पर शासक घोषित करके गुलाम वंश की स्थापना करता है। जो आपके यालदोस था और कुबाचा था। यालदोस हमने वो गजनी क्षेत्र है जो आपके अफगानिस्तान क्षेत्र है ना, वहां पे प्रशासक था, वहां पे अपना अधिकार कर लेता है। और कुबाचा जो आपके सिंध का क्षेत्र है ना, तो वहां पे तो कुबाचा अपने सिंध के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गए मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद तीनों शासकों ने, वहां के प्रशासक थे, अपने आप को राजा घोषित कर लिया। और भारत में था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, पृष्ठभूमि कि किस तरह मोहम्मद गोरी भारत पे हमला करने आया था, धीरे धीरे क्षेत्र को जीतने लगा था। तरंग के युद्ध हुए थे और तरंग के युद्ध जीत गया और भारत में जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको प्रशासक नियुक्त किया। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो जो इनके प्रशासक थे या गुलाम थे, वहां पे अपने आप को राजा घोषित कर लेते। और भारत का जो क्षेत्र आया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। तो हमें गुलाम वंश में कौन से शासकों के बारे में पढ़ना, तो मैंने सबसे पहला जो आपको बैकग्राउंड बता दिया। दूसरा होता है कि जो मैंने कहा था आपको जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में पढ़ने। तो गुलाम वंश में कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए उनके मैं आपको नाम बता दूं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि क्रम से लगाइए शासकों की। तो गुलाम वंश के शासक सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। गुलाम वंश के संस्थापक कह दो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपके आराम शाह। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तब अगला शासक कौन बना? आराम शाह बना। फिर आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश। फिर आपके रजिया सुल्तान शासिका बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। फिर उसके बाद में बैराम शाह शासक बना। फिर नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। फिर उसके बाद में बलबन शासक बना। उसके बाद में कैकुबात शासक बना। तो मुख्यतः गुलाम वंश में हमें इन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, बैराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और कैकुबात जो अपने गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूछ सकता है कि दूसरा प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबात। तो आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते कभी कि शासक का पूछ सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
गुलाम वंश का संस्थापक कह सकते हो, या गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक कुतुबुद्दीन ऐबक या आपके दिल्ली का संस्थापक कौन है आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक। के बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो मुख्यतः हमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, अजिया सुल्तान, बैराम शाह, नासिरुद्दीन, मोहम्मद, बलबन, कैकुबाद, इन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये आपके 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चलता है। तो गुलाम वंश का पहला शासक आता आपके तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेके 10 तक था। उसके बारे में कि उसका सामान्य परिचय क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी संघर्ष किस प्रकार थे और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो किस प्रकार के थे, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।